नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे मुद्रास्फीति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों या उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में। जैसे ये आप देख रहे हैं, कुछ वैसे शब्द हैं मुद्रास्फीति से संबंधित जो आपको परीक्षा के समय काफ़ी डायलेमा उत्पन्न करते हैं, दुविधा उत्पन्न करते हैं, तो उसे आज हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला शब्द है मुद्रा संकुचन, या इसी को कहते हैं अपस्फीति। अपस्फीति इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी नामों में जो है आपको कंफ्यूज ज़्यादा होगा, इसलिए इसको डिफ्लेशन याद रखिएगा। ये जो है मुद्रास्फीति का विपरीतार्थक शब्द है, यानी उसका ठीक उल्टा शब्द है। मुद्रा संकुचन जो है मुद्रास्फीति का उल्टा शब्द है। इसका कीवर्ड याद रखिएगा, इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि मूल्य में कमी हो जाती है। अक्सर क्या होता है, मुद्रास्फीति में मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, मांग जो है कम जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाता है। आप जो पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि जब मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तो मूल्य बढ़ता है, उससे रोजगार के अवसर भी क्रिएट होते हैं, रोजगार भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे रोजगार नहीं बढ़ता है, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती है, यानी रोजगार कमता है। तो आपको ये तीन चीज़ का एक समय की कीवर्ड है ये, इसको आप याद रखिएगा कि मुद्रा संकुचन में होता क्या क्या है। मूल्य कम जाता है, वस्तु और सेवाओं का जो है मूल्य कम जाता है, उसका मांग कम जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब इसको देखिए, हम उदाहरण से समझते हैं कैसे इसमें होता क्या है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर 3 सिचुएशन हम आपको यहाँ पे बताते हैं। एक सिचुएशन ए है, एक बी है और एक सी है। ये जो है इस सिचुएशन, ये मान लीजिए सामान्य स्थिति है, न ज़्यादा मुद्रास्फीति मतलब बढ़ रहा है, मतलब एक सामान्य स्तर से नियंत्रित रूप में मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, लेकिन कंट्रोल वे में चल रहा है। तो इस स्थिति में मान लिया कि हम 500 रुपया कमा रहे हैं प्रतिदिन, है ना। बी स्थिति है, इसमें क्या है कि मुद्रास्फीति की स्थिति है, ये जो है इन्फ्लेशन की स्थिति है। इस स्थिति में भी हम 500 रुपया कमा रहे हैं। और एक स्थिति ये है जो मुद्रा संकुचन की स्थिति है ना। अब इसे देखिए, इसमें क्या होगा, रोजगार चला गया है, इसमें हम वैकेंट हैं, जीरो हैं, हम पैसा कमा ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो सामान्य स्थिति था, ये जो सामान्य स्थिति है, ये आपका सामान्य स्थिति है ना। और ये इन्फ्लेशन की स्थिति है, ये जो है इन्फ्लेशन की स्थिति है, और ये डी इन्फ्लेशन की स्थिति है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामान्य स्थिति में हम 500 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए कि टमाटर जो है 20 रुपये किलो है, सपोज यहाँ पे उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, 20 रुपये किलो टमाटर है, हम 500 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं, 20 रुपये किलो टमाटर आराम से खरीद के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है तो टमाटर जो 20 रुपये किलो था, ये हो गया है 60 रुपये किलो। अब यहाँ पे जो टमाटर 20 रुपये किलो था, तो हम मान लीजिए 1 केजी खरीद रहे थे प्रतिदिन, उसका सलाद भी खा रहे थे, सब्जी में भी डाल रहे थे, और चटनी भी बना के खा रहे थे, है ना। लेकिन वही टमाटर अगर 60 रुपये किलो हो गया है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 पाव खरीद रहे हैं, है कि नहीं। 1 पाव खरीद के सिर्फ सब्जी में ही यूज कर रहे हैं, सलाद चटनी हटा दिए हैं। तो ये चीज़ हो गया, ये आपका समझ इन्फ्लेशन की स्थिति है। अब जब डिफ्लेशन की स्थिति होती है तो क्या होता है कि टमाटर जो है उसका दाम और कम गया है, इसका टमाटर का दाम 10 रुपये किलो हो गया है कि नहीं। लेकिन फिर भी दाम कम गया है, फिर भी हम इसको खरीद नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हम नहीं खरीद पा रहे हैं, सिर्फ टुकुर टुकुर देख रहे हैं। काहे देख रहे हैं, क्योंकि हमारा काम चला गया है, मेरा रोज़गार चला गया है, हम पैसा कमा ही नहीं रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, इसको हम कहते हैं मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। आप समझ गए होंगे आप कि ये डिफरेंस क्या होता है। मुद्रा सामान्य स्थिति की बात किए, हम मुद्रास्फीति की बात किए, और मुद्रा संकुचन, यही दोनों आपको डिफरेंस समझना था कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा संकुचन में क्या होता है। संकुचन में क्या हो रहा है कि दाम कम गया है, यानी मूल्य कम गया है, मांग कम गया है। मांग कम गया है यानी कहने का मतलब है, मांग क्यों कमा है, क्योंकि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी हो गया है ना। तो इसको हम कहते हैं मुद्रा संकुचन या मुद्रा या अपस्फीति या डिफ्लेशन। ठीक है, इसके साथ एक नोट्स याद रखिएगा, ये
ऐसे ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये रेफरेंस जोड़ के कभी पूछा जाता है। यदि मांग पहले की तरह ही है और आपूर्ति बढ़ जाए तो डिफ्लेशन नहीं है। जैसे अगर मान लिया जाए कि मांग पहले की तरह ही है, जितना जैसे मान लीजिए मार्केट में रोज़ 100 केजी टमाटर बिक रहा था, है कि नहीं, और अभी भी 100 केजी ही बिक रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपूर्ति ज़्यादा हो गया, मार्केट में 200 केजी टमाटर आ गया है, तो खाली टमाटर टमाटर ही दिख रहा है सभी जगह। लोगों को लगा कि टमाटर को खरीदने वाला नहीं है, लेकिन नहीं, खरीदने वाला है। जितना पहले बिक रहा था उतना ही बिक रहा है। हुआ क्या है कि आपूर्ति बढ़ गया है ना। तो ऐसा तब होता है जब देश की अधिकांश आबादी वृद्ध हो जाए, है कि नहीं। जैसे जापान में जो है वहाँ की अधिकांश आबादी वृद्ध है, तो ये अवस्था उत्पन्न होता है ऐसा, तो इसको हम डिफ्लेशन नहीं कहेंगे। यानी कि यहाँ भी आपूर्ति बढ़ने की वजह से अगर मांग कम जाए तो उसको हम डिफ्लेशन नहीं कहेंगे। आपको समझना यहाँ पे यही है कि आपूर्ति बढ़ने की वजह से अगर मांग कम जाता है तो हम उसको डिफ्लेशन नहीं कहेंगे। मांग भी कम जाए और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से अगर मांग कमता है और मूल्य कमता है तब उसको हम मुद्रा संकुचन कहते हैं, अपस्फीति कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड समझ गए होंगे ये चीज़ें आप। मुद्रा संकुचन, अपस्फीति, ध्यान रखिएगा, अपस्फीति, डिफ्लेशन। इसके बाद दूसरा वर्ड जो है वो है अवस्फीति। देखिए ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हम पढ़े क्या, अपस्फीति, अपस्फीति पढ़े वहाँ पे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अवस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है इसको समझिए। ये जो है मुद्रास्फीति की एक दशा है, लेकिन इसका कीवर्ड याद रखिएगा। इसमें होता क्या है, मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी होती है लेकिन मूल्य बढ़ोतरी की दर में कमी होती है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक सिचुएशन अपस्फीति का हो गया और एक सिचुएशन लेते हैं इन्फ्लेशन का, एक इन्फ्लेशन का स्थिति ले लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि दाम बढ़ रहा है, लेकिन दाम बढ़ने का जो दर है, जैसे मान लें किसी वस्तु का दाम 100 रुपया था, 100 रुपया से फिर हो गया ये 110 रुपया, फिर हो गया 115 रुपया, है ना, 122 रुपया। इस प्रकार से तो यहाँ पे देखिए आगे 100 से 110 हुआ, यानी 10% बढ़ा। इसके बाद फिर 15 हो गया, तो जाहिर सी बात है दर आपकी तो 10% नहीं बढ़ा है ना, 10 से 15 हुआ, तो यानी दर 10% से कम ही बढ़ा। उसके बाद 15 से 22 हुआ या 20 हुआ, है ना, तो उस समय दर और कमा। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि दर में कमी हो रहा है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है या तो ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपया था, 150 रुपया दाम हो गया, 250 हो गया, यानी दाम भी बढ़ रहा है, मूल्य भी बढ़ रहा है और उसका दर भी बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी मुद्रास्फीति कहलाएगा, ऐसा नहीं कि मुद्रास्फीति नहीं कहलाएगा। मुद्रास्फीति ये भी है और ये भी है, यानी कि प्रत्येक अवस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है, लेकिन प्रत्येक मुद्रास्फीति अवस्फीति नहीं है। यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को कि जब दर में मूल्य में बढ़ोतरी हो लेकिन दर में अगर कमी हो तो उसको हम अवस्फीति कहेंगे, है ना। और प्रत्येक अवस्फीति इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है वो, लेकिन प्रत्येक इन्फ्लेशन अवस्फीति नहीं है। अगर मान लें कि मुद्रा मूल्य का जो है इस प्रकार से रेट बढ़ रहा है, 100 से 150 हो गया, 150 से 250 हो गया, है ना। यहाँ पे यानी दर देखिए पहले 50% बढ़ा, फिर उससे 50% से और ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर दर में बढ़ोतरी अधिक हो, यानी दर में भी वृद्धि हो रही है, मूल्य में वृद्धि के साथ साथ अगर दर में भी वृद्धि होगा तो उसको हम अवस्फीति के दायरे में नहीं रखेंगे, वो इन्फ्लेशन कहलाएगा ही सिर्फ, है ना। लेकिन अगर ऐसा होगा तो इसको हम इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं और स्पेशल वर्ड इसको हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, अवस्फीति, है ना। तो आप ये भी समझ गए होंगे, उम्मीद है। नेक्स्ट है तीसरा वर्ड संस्फीति। देखिए इसमें क्या होता है, अभी जो आप मुद्रा संकुचन पढ़े उसमें क्या पढ़े कि मूल्य कम जाता है उसमें भी, है ना, और मांग भी कम जाता है, मूल्य मांग दोनों कम जाता है उसमें भी। किसमें, मुद्रा संकुचन में पढ़े थे, है ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि कमता है, इसमें भी संस्फीति में भी कमता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है इसको समझना है कि टेक्निकल अंतर क्या है दोनों में। मुद्रा संकुचन और संस्फीति में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो क्या तकनीकी अंतर है, इसको समझना है। तो यहाँ पे जो है अगर मान लिया ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है और सरकार और केंद्रीय बैंक को ऐसा लगता है कि अब ऐसा होने वाला है, ऐसा हो चुका है, तो तुरंत उसके लिए कदम उठाती है
सरकार और केंद्रीय बैंक और उसके प्रयासों से अगर मांग और मूल्य को तुरंत बढ़ा लिया जाता है, यानी डिमांड भी बढ़ जाता है और मूल्य भी बढ़ जाता है, तो समझिए कि उसको हम संस्फीति कहेंगे। जैसे देखिए इसका एक उदाहरण से हम ये समझें कि जैसे अभी लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में। लॉकडाउन लगने के बाद लोगों का रोज़गार गया, है ना। रोज़गार गया तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा, मांग कम गया। मांग कमेगा तो मूल्य भी कम गया। तो उस स्थिति में सरकार ने क्या प्रयास किया, उस चीज़ को समझ गई सरकार कि ऐसा लॉकडाउन लगा है, इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, जैसे डायरेक्ट लोगों के खातों में पैसा भेजना, है ना, जिससे उसका मांग बरकरार रहे। मांग बढ़ेगा तो मूल्य जाहिर सी बात है बढ़ेगा। उसके बाद और भी क्या किया कि केंद्रीय कर्मचारियों को क्या ऑफ़र दिया कि आप ऐसा कीजिए, अगर एलटीसी, तो आप कोरोना काल में घूमने गए नहीं है कहीं, तो आप एलटीसी के बदले में आप 18,000 रुपये का कोई सामान लीजिए। वैसा सामान लीजिए जिस पर जीएसटी का दर 12% से अधिक हो। तो 18,000 का सामान लीजिएगा तो उसमें 6,000 रुपये हम लौटा देंगे। उसका बिल जब जमा कीजिएगा तो आपको 6,000 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। तो लोग क्या किया कि जो सामान नहीं भी खरीदना चाहिए था वो खरीदना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, मांग बढ़ा। मांग बढ़ा तो क्या हो गया, मूल्य भी बढ़ा। तो इस प्रकार के अगर प्रयास करते हैं, है ना, तुरंत, तो उसको हम रिफ्लेशन कहते हैं। रिफ्लेशन यानी संस्फीति उसको बोला जाता है। यानी कि जब मांग और मूल्य में कमी हो जाए किसी अर्थव्यवस्था में, और उसके बाद तुरंत सरकार जो है कदम उठा ले, उसके प्रयासों के कारण सरकार और केंद्रीय बैंक, जैसे केंद्रीय बैंक का मतलब आरबीआई, है ना, तो सरकार और केंद्रीय बैंक के प्रयासों के कारण अगर मांग और मूल्य में बढ़ोतरी कर लिया जाता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं संस्फीति। ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि सरकार का प्रयास क्या क्या होगा और बैंक का प्रयास क्या होगा, इस चीज़ को समझिए। जैसे अभी हम आपको उदाहरण दिए एलटीसी का कि सरकारी कर्मचारियों को 18,000 रुपये का सामान खरीदने पे 6,000 रुपये रिटर्न कर देगा, वो भी एक सरकारी प्रयास हुआ। दूसरा, करों में कम कर देगा। जब कम करेगा तो उपभोक्ता के पास जो सरप्लस है वो ज़्यादा बचेगा तो खर्च करेगा यानी कि मांग बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा, है ना, ये भी हो जाएगा। दूसरा, सरकारी व्यय को बढ़ा देगा। सरकारी व्यय बढ़ाने का मतलब वही रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सब चीज़ें अगर बढ़ा देता है तो रोज़गार बढ़ेगा, तरलता बढ़ेगा, लोगों का क्रय क्षमता बढ़ जाएगा। तो ये सरकारी प्रयास हो गया। बैंक के स्तर पे क्या प्रयास किया जा सकता है, ऋण पर ब्याज दर कम कर देगा। बोलेगा भैया आओ ऋण लो, खूब घर बनाओ, खूब दुकान खोलो, खूब बिजनेस करो, लेकिन पैसा हमसे लो। तो बहुत कम ब्याज पर दे रहे हैं हम, 100 रुपये का साल में मात्र 4 रुपये लेंगे। तो इस प्रकार से मान लीजिए अगर बैंक प्रयास करती है, लोगों को कम दाम पे जो है कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देती है, तो उस स्थिति में हमें कहेंगे कि एक केंद्रीय बैंक का प्रयास हुआ। किस लिए, तो ये हुआ संस्फीति के लिए, यानी कि रिफ्लेशन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है समृद्धि रहित मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन। देखिए स्टैगफ्लेशन, ये सब जो भी वर्ड है ना, ये परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, है कि नहीं। अब इसको आया आप सेट बनाते होंगे तो उसमें मिलता होगा, तो आप इसको समझिए स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इसका आगे अर्थ जान लेते हैं। स्टैग मतलब स्टैगनेंट यानी स्थिर, और फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन, इसका अर्थ हुआ इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। देखिए अब इस वर्ड के अर्थ से निकल रहा है कि स्थिर मुद्रास्फीति, लेकिन ये वर्ड का अर्थ ये नहीं होता, ये अपने आप में विरोधाभासी शब्द है, यानी इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे अर्थ निकल रहा है स्थिर मुद्रास्फीति, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मुद्रास्फीति स्थिर रहता है। इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ता रहता है, इन्फ्लेशन, या है ना, ये मुद्रास्फीति इसमें स्थिर नहीं रहता है, यहाँ इन्फ्लेशन स्थिर नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि मांग स्थिर हो जाता है, ये समझिए टेक्निकल वर्ड यही आपको समझना है। मांग इसमें क्या होता है, स्थिर हो जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, यानी मांग नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन लेकिन फिर भी बढ़ रहा है, फिर भी दाम बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसे सामान्यतः ये होता है कि मांग बढ़ता है तब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, लेकिन यहाँ पे है कि मांग स्थिर है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि लागत जनित और संरचनात्मक मुद्रास्फीति के कारण ऐसा होता है। आप ये पढ़ चुके हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होता है, ये आप जान चुके हैं। ये नहीं देखें तो आप पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें, है ना। तो ये जो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन उत्पन्न होती है, इसमें क्या होता है कि मांग स्थिर रहता है और इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है। इस स्थिति में क्या क्या होता है, इसको समझिए कि रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा नहीं होते हैं, औद्योगिक इकाइयों के कार्यबल में क्या करता है, कमी कर देता है। इस स्थिति में क्या करता है
जो औद्योगिक इकाइयाँ होती है वो अपना कार्यबल माने कि आदमी को, लेबर को हटा दिया, और है ना, तो लेबर को और छटनी कर दिया, तो उसमें क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ जाता है। एक तरफ इधर मुद्रास्फीति बढ़ रहा था और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ा। अब सामान्यतः देखिए क्या होता है, सामान्यतः आप पढ़े हैं कि जब मुद्रास्फीति की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उसमें रोजगार जो होता है ना, यानी रोजगार जो होता है मुद्रास्फीति में रोजगार बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन है कि मुद्रास्फीति भी बढ़ रहा है कि नहीं, और रोजगार भी घट रहा है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ रही है। समझ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे स्टैगफ्लेशन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये समझना है कि इसमें इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ता है और बेरोजगारी दर भी बढ़ता है, यानी रोजगार के अवसर कमते हैं। इस ऐसा अगर सिचुएशन होता है, ये काफ़ी मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी खतरनाक सिचुएशन होता है ऐसा, है ना। तो इस स्थिति में जो बेरोजगारी दर है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़, यानी मुद्रास्फीति, किसी भी वस्तु का दाम भी बढ़ गया है और काम भी नहीं है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लें कि दाम बढ़ा है और काम है, तब तो उसको आदमी कंट्रोल कर लेता है। मान लें 500 रुपये कमा रहे थे तो 60 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था, वो भी हम खा ज़रूर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे है कि हम पैसा कमा ही नहीं रहे, हमको काम से हटा दिया गया है कि नहीं। और एक तो ये 60 रुपये किलो था ही, ये हो गया है 100 रुपये किलो, है कि नहीं, और काम भी नहीं है। तो ये वाला सिचुएशन जो है और ज़्यादा खतरनाक होता है, जो स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन होता है ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, बेरोजगारी दर बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति भी बढ़ जाता है। इसके अलावा एक चीज़ आपको ये समझना है कि फिलिप्स कर्व, ये ऐसा पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति से संबंधित फिलिप्स कर्व किनके द्वारा दिया गया, तो आप याद रखिएगा आल्वान फिलिप्स द्वारा, है ना, फिलिप्स कर्व का प्रतिपादन किया गया था। इसमें कहा क्या गया, इसमें कहा गया कि जब इन्फ्लेशन कमेगा, यानी इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति अगर कमेगा तो बेरोजगारी जो है बढ़ेगा। यानी अब वही चीज़ कि मुद्रा, अगर मान लिया जाए कि मुद्रास्फीति बढ़ेगा, अगर यही इसी को हम बढ़ाएंगे कि बढ़ेगा, तो रोज़गार के अवसर क्या होगा, रोज़गार भी बढ़ेगा, है ना। बात यही हुआ ना कि मुद्रा अगर ये बढ़ेगा तो रोज़गार भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे है कि ये अगर कमेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, यानी कि रोज़गार कमेगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रोज़गार कमेगा, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये चीज़ हुआ, ये सामान्य स्थिति ऐसा होता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में ऐसा नहीं होता है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि बेरोजगारी दर भी बढ़ता है, यानी कि जो बेरोजगारी दर है वो भी बढ़ता है। मुद्रास्फीति, यहाँ देखिए बेरोजगारी बढ़ रहा है तो मुद्रास्फीति कम रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि बेरोजगारी भी बढ़ता है और मुद्रास्फीति भी बढ़ता है स्टैगफ्लेशन में, है ना। तो ये आप ये ऐसे ही याद रखिएगा कि जो फिलिप्स कर्व द्वारा जो एक ग्राफ ऐसा दिया गया है ना, इसको फिलिप्स कर्व कहते हैं, है ना। तो ये आल्वान फिलिप्स द्वारा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ है समझना आपको, मुद्रास्फीति कर। मुद्रास्फीति कर क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए तो आप सीधा कहिए आगे, तो आप जानिए कर क्या होता है। तो कर एक अनिवार्य वसूली है जो सरकार द्वारा, है ना, हमारे आय एवं उपभोग पर वसूली की जाती है ना। तो ये कर हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या मुद्रास्फीति कर एक कर है, तो नहीं, मुद्रास्फीति कर एक कर नहीं है, बल्कि उसको हम मुद्रास्फीति कर इसलिए कहते हैं कि उसका जो प्रभाव होता है, मुद्रास्फीति का जो प्रभाव होता है वो कर के प्रभाव के समान होता है। कर के प्रभाव के समान कहने का मतलब कि मुद्रास्फीति होगा यानी कि वस्तुओं का कीमत बढ़ेगा तो उपभोग क्या होगा, महंगा होगा। इसमें भी अगर मान लिया कि आप टैक्स बढ़ा दिया जाए, टैक्स बढ़ाने का मतलब उससे उपभोग महंगा हो जाए। मान लीजिए कोई 10 रुपये का वस्तु है और उस पर 8 रुपया टैक्स लिया जाए तो उसका दाम हो जाएगा 18 रुपया, है ना। तो वो भी, उससे भी क्या होगा, उपभोग महंगा होगा। तो उपभोग महंगा होगा तो बचत क्या होगा, कम होगा, सिंपल। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना कि मुद्रास्फीति कर एक कर नहीं है ना, बल्कि उसका जो मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है वो कर के प्रभाव जैसा ही होता है। जो मुद्रास्फीति में, जो कर में होता है, कर के प्रभाव में होता है, वही मुद्रास्फीति में भी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो प्रमुख हम 4 वर्ड बताए है कि नहीं, मुद्रा संकुचन, अपस्फीति, संस्फीति और समृद्धि रहित मुद्रास्फीति यानी स्टैगफ्लेशन, इस चीज़ों को आप भली भांति बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप इसको एक बार नोट्स कॉपी में अपने से लिखिए,
उसको एक दो बार मनन कीजिए, मंथन कीजिए, उदाहरण जो दिए हैं उदाहरण को माइंड में क्रिएट कीजिए, कल्पना कीजिए, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।